जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। गलत का विरोध खुल करके करिए, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता, तलवे चाटने वालों का नहीं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में, मौर्य उत्तर काल के बारे में जानेंगे। तो मौर्य उत्तर काल के बारे में सबसे पहले जानेंगे मौर्य वंश का अंत होने के बाद अब मगध की राजनीति में छिन्न भिन्न होने लगी, क्योंकि वहाँ मजबूत शासक कोई बचा नहीं मगध में, तो वहाँ की राजनीति छिन्न भिन्न होने लगी। और उसके बाद हुआ क्या, वहाँ के जो आसपास के राजा छोटे छोटे साम्राज्य चला रहे थे और दक्षिण भारत के जो सामंत थे अपने आप को स्वतंत्र मान लिए थे कि हम स्वतंत्र राजा, छोटे छोटे राज्यों में बट गया। उसके बाद हुआ क्या कि जब छिन्न भिन्न होने लगे तो अब भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। जब वहाँ छोटे छोटे छिन्न भिन्न हो गए साम्राज्य तो वहाँ सब विदेशी आक्रमण करना शुरू कर दिए। उसमें हुआ क्या, अनेकों स्थानों पर अलग अलग राज्य की, छोटे छोटे राज्यों की स्थापना कर ली, अपने को स्वतंत्र राजा मान लिए। उसके बाद दक्षिण भारत में क्या कहा, कई सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया कि हमारा इतना साम्राज्य है, हम स्वतंत्र हैं। उसके बाद यहीं पर यह हुआ कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसी का मंत्री था कौन, पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहद्रथ था उन्हीं का एक सेनापति था, क्या नाम था, पुष्यमित्र शुंग। तो उसने अपने ही राजा की हत्या कर दी। बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की नींव डाली। राजा कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ के हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया। यह एक ब्राह्मण राजवंश था। कौन सा, जैसे ही शुंग वंश की नींव डाली तो शुंग वंश एक ब्राह्मण राजवंश था। कौन सा राजवंश था, ब्राह्मण राजवंश। तो अब देखेंगे हम कि शुंग वंश, इसमें शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। या मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहद्रथ था उसका क्या था, सेनापति था, अपने ही राजा की हत्या कर दी और अपने नए साम्राज्य शुंग वंश की नींव रखी। अब देखिए हम, पहला क्या था, पहला ब्राह्मण राजवंश था, कौन सा, शुंग वंश। अपनी राजधानी विदिशा बनाया, अपनी राजधानी विदिशा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है उसको अपनी राजधानी बताया। कौन, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली बृहद्रथ की हत्या करके। उसके बाद बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को क्या बताया गया कि यह बौद्ध द्रोही है, क्योंकि इसने बहुत से बौद्ध स्तूपों का छित विछत कर दिया, तोड़वा दिया। अपने शासनकाल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को तोड़वाया। उसके बाद इसे इसीलिए बौद्ध द्रोही कहा गया। अपने शासनकाल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया, तोड़वा दिया वहाँ से। फिर उसके बाद इसने क्या किया कि जो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, इतिहासकारों का ये मानना है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध स्तूपों को तोड़वाया तो, लेकिन अंतिम दिनों में इसे बौद्ध धर्म की महानता का पता लगा और अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म के काफ़ी स्तूपों को पुनः निर्माण भी करवाया। जो लकड़ी के हुआ करते थे उन्हें पत्थर से निर्माण करवाया और बौद्ध धर्म की महानता को जाना। अब इसने क्या किया, मध्य प्रदेश का जो भरहूत स्तूप है इसका पुनः निर्माण करवाया। भरहूत स्तूप जो पहले लकड़ी का बना था उसको पत्थर से करवाया। क्यों, क्योंकि उसने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को जाना। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जिसके पुरोहित पतंजलि थे। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जिसके पुरोहित कौन थे, पतंजलि थे। अब फिर इसने क्या किया कि इसके समय में बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई, बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। और यज्ञ जो करवाया उसके पुरोहित कौन थे, पतंजलि थे। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, मनु ने मनु स्मृति लिखा। और इसके समय में 2 यवन विदेशी आक्रमण हुए। दोनों यवन आक्रमणकारियों को पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, हरा दिया। मतलब इसमें पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई, जो भी 2 यवन आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। तो अब देखेंगे पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मिनांडर, जिन्हें मिलिंद कहा गया, इन्होंने नेतृत्व किया। अब
मिनांडर को बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और बौद्ध धर्म अपना लिया। मिनांडर जो था उसने, इसे बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया, ये बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब देखिएगा आगे कि जो पुष्यमित्र शुंग थे, कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध किया। कलिंग नरेश खारवेल से पुष्यमित्र शुंग ने युद्ध किया, लेकिन खारवेल ने इसे हरा दिया। तो हरा दिया, जब पराजित कर दिया, अब पुष्यमित्र की जब शुंग की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बना? अग्निमित्र। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी हुआ। तो कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम में विदिशा के राजा अग्निमित्र एवं मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की कहानी है। अब इसमें देखिएगा पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन बना? अग्निमित्र बना। अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की कहानी किसमें है? मालविकाग्निमित्रम, जो कालिदास की रचना है। अब इस वंश का अंतिम जो शासक बना देवभूति बना। कौन बना? देवभूति इस वंश का अंतिम शासक। किस वंश का? शुंग वंश का। इसकी हत्या इसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी। इसी के मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या करके कण्व वंश की नींव डाली। जैसे मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति ने पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, वैसे ही इसकी भी हत्या करके कण्व वंश की नींव रखी गई। तो अब हम कण्व वंश के बारे, तो साथियों शुंग वंश के बारे में हम पढ़ चुके। अब शुंग वंश के बाद आएगा कण्व वंश। जैसे कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। देवभूति की हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने की। उसके बाद 75 ईसा पूर्व कण्व वंश की स्थापना हुई। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसी के मंत्री सिमुक ने करके सातवाहन वंश की नींव रखी। अपने ही मंत्री के द्वारा हत्या हो जाती थी राजाओं की और नए वंश की स्थापना हो जाती थी। जैसे कण्व वंश की स्थापना हुई, सातवाहन वंश की स्थापना हुई। अब देखिए सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। कौन था? सिमुक। उसके बाद प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र क्षेत्र में था, किंतु वहाँ के जो महाराष्ट्र के शक राजाओं ने इन्हें वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। तो ये महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में आकर के रहने लगती। तो स्थानांतरित जब हो जाता है आंध्र प्रदेश में, इसीलिए इसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता था। लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई, महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में अपनी राजधानी बनाई, जिस कारण इसे क्या आंध्र सातवाहन वंश क्यों कहा गया? क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में आकर के शिफ्ट हो गए। लेकिन जो इनकी राजधानी थी वो महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान थी। महाराष्ट्र क्यों छोड़े? क्योंकि वहाँ के जो शक राजा थे उन्होंने इनको महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। सिमुक की मृत्यु के बाद उसका जो छोटा भाई है कृष्णा या कान्हा शासक बना। कौन बना? कृष्णा या कान्हा शासक बना। कान्हा के बाद उसका जो पुत्र हुआ सातकर्णी प्रथम शासक बना। सातकर्णी प्रथम क्या हुआ? शासक बना। तो सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी नागनिका का नानाघाट अभिलेख से सारी चीजें प्राप्त हुई सातकर्णी के विषय में। अब देखिएगा कि जो नानाघाट का अभिलेख से ही सातकर्णी प्रथम को महान विजेता, महान शासक होने का भी प्रमाण मिला। किस अभिलेख से? नानाघाट अभिलेख। वो किसका अभिलेख था? नागनिका। किसकी पत्नी थी? सातकर्णी की। यज्ञ के उपलक्ष्य में जो ब्राह्मणों को दान में पैसे दिए जाते थे, तो उसके स्थान पर भूमि दान के भी प्रथम प्रमाण किसके शासनकाल में मिले? सातकर्णी प्रथम के ही शासनकाल में। इसने मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देना शुरू कर दिया। अब अगला महान शासक हाल आता है। सातवाहन वंश का अगला शासक, महानतम शासक कौन है? हाल महानतम शासक है। उसके बाद महानतम शासक के साथ बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता भी है। महान कवि भी है, कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता भी है। उसके बाद हाल ने क्या किया? गाथा सप्तशती की रचना की, जिसकी भाषा प्राकृत थी। प्राकृत भाषा में रचना की, गाथा सप्तशती की रचना हाल ने की, क्योंकि एक कवि भी था।
अगला शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का अगला जो शासक, महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी बना। इसके समय में नासिक के जो शासक थे नहपान, उन्होंने आक्रमण किया। नहपान ने आक्रमण किया, किंतु नहपान को पराजित कर दिया। उसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित कर दिया और वहाँ के जो जोगलपंबी अभिलेख से ये पता लगा कि जो वहाँ से लगभग 8000 सिक्के चांदी के मिले। कितने सिक्के? 8000 चांदी के सिक्के मिले, जिसमें एक और गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र और दूसरी ओर नहपान का चित्र। इससे यह पता लगता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया। एक तरफ नहपान का चित्र, दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र सिक्कों पर अंकित था। तो ये था हमारा कौन सा वंश? सातवाहन वंश। कण्व वंश पढ़े, सातवाहन वंश के बारे में भी पढ़ लिए हैं। तो अब अगला शासक, सातवाहन वंश का अगला शासक यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। यज्ञश्री जो है सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। उसने शकों को विजित क्षेत्र, जो शक महाराष्ट्र से लोगों को भगा दिए थे, आंध्र प्रदेश में आकर के शिफ्ट हो गए, तो उस कारण इन्हें पुनः अधिकार कर लिया, जो विजित क्षेत्र हारे थे वहाँ से। यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों में एक और जहाज का चित्र अंकित होता था। इससे यह पता लगता है कि यह जो शासक है वो व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। जिससे उसके व्यापार एवं जल यात्रा का पता चला, इसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात से प्राप्त हुए। कहाँ से? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से इनके सिक्के प्राप्त हुए। अब यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहन वंश का समाज विभाजित हो गया, क्योंकि अंतिम महत्वपूर्ण शासक था तो विभाजित हो गया। जिसका मुख्य कारण क्या था? विद्रोह हुए और केंद्रीय शासन की दुर्बलता, केंद्रीय जो शासन था उसमें दुर्बलता। तो आंध्र सातवाहन वंश के जो सिक्के चलाए गए वो देखेंगे। पहले चांदी के सिक्के चलाए गए, फिर तांबा के सिक्के, पोटीन जिसे घटिया चांदी के सिक्के कहा गया, सीसा के सिक्के पूछे जाते हैं किस वंश में चलाए गए? तो आंध्र सातवाहन वंश के लोगों ने चलवाए। अब सातवाहन वंश का समाज जो था मात्र सत्तात्मक था, नाम के आगे माता का नाम लगता था, लेकिन यहाँ जो राजा बनता था पुरुष बनता था। राजा कौन बनते थे? पुरुष बनते थे। जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ, चाहे 100 बार फेल हो जाओ, लेकिन कसम खा लो कि आम आदमी बनकर नहीं जीना। कभी हारने का इरादा आए तो उन लोगों के बारे में सोच लेना जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस का नहीं है। 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने न दें तो समझो कि तुम जिंदा हो। इस उम्र में चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो। मैं कहता हूँ कि 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने आप को कमरे में, दुनिया वालों को लगे कि मर गया, किसी को कोई अता पता ना चले। 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाएं। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। गलत का विरोध खुल करके करिए। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता, तलवे चाटने वालों का नहीं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।